है कोहेरेंट वेव्स के बीच में। तो बताइए इंटरफेरेंस किसे कहते हैं? द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ वेव्स ड्यू टू सुपरपोजिशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, राइट। अब बताइए नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? जैसे आप सेकेंड पेज पे मैंने एक फिगर बनाया, उसको समझिए जरा। तो अब मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि है और समझते हैं। तो मैंने एक टार्च बनाया, उससे जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी मैंने कितनी कह दी? I1। एक दूसरा टार्च लिया, उससे जो निकल रही है लाइट उसकी इंटेंसिटी क्या कह दी? I2। और सामने एक स्क्रीन हो गया, पर्दा हो गया, ठीक है ना। समझते हैं इंटरफेरेंस क्या है, ठीक। अब मुझे बताइए कि आप केवल एक टॉर्च को ऑन कर दीजिए, तो कितना वाला ऑन किया? I1 इंटेंसिटी वाला टॉर्च ऑन किया। तो आप मुझे बताओ पर्दे पे जो प्रकाश दिखाई पड़ेगा, जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई पड़ेगा, वो यूनिफॉर्म होगा। क्यों? ऐसा नहीं है ना कि कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा, सभी जगह क्या दिखाई देगा? एक समान। जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं वहां अगर हम लाइट जलाते हैं तो चारों ओर प्रकाश एक समान रूप से फैलता है, ठीक। एक समान को कहते हैं यूनिफॉर्म, ठीक। तो पहले मैंने पहला वाला टार्च जलाया तो इंटेंसिटी I1 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। अब वो बंद कर दीजिए। अब आप दूसरा वाला टार्च जलाइए तो इंटेंसिटी क्या होगी? I2, लेकिन अभी भी लाइट की इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यूनिफॉर्म, ठीक। अब आप मुझे बताइए, अब जब हम दोनों को साथ जलाएंगे तो क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया? अर्थात क्या आपको पर्दे पे कहीं कम लाइट कहीं ज्यादा लाइट दिख रही है? नहीं, अभी भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ही है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस नहीं हुआ। तो सही बात है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो वेव्स जब मिलेंगे तो इंटरफेरेंस की घटना तब होगी जबकि दोनों वेव्स कोहेरेंट वेव्स हो। और कोहेरेंट के लिए क्या शर्त होता है? दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो तथा उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या हो? कांस्टेंट हो, ठीक। मान लीजिए अगर ये दोनों I1 I2 कोहेरेंट होते, तब दोनों को जब मैं एक साथ जलाता तो पर्दे पे हमें क्या दिखाई पड़ता? किसी बिंदु पर, जैसे ठीक बीचों बीच हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देती, ब्राइट दिखाई देता, तो वहां कौन सा इंटरफेरेंस होता? कंस्ट्रक्टिव। फिर उसके आगे मतलब दोनों तरफ हमें मिनिमम इंटेंसिटी दिखाई देता, मतलब लाइट की इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होता है? 0, यानी डार्क होता। फिर ब्राइट होता, फिर डार्क होता, फिर ब्राइट होता, फिर डार्क होता। मतलब हर बिंदु पे इंटेंसिटी सेम नहीं होता, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म न होके बल्कि क्या हो जाता? नॉन यूनिफॉर्म। दैट फिनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस। तो आई होप सो कि आप सभी मेरी बात बहुत अच्छे से समझ गए कि इंटरफेरेंस वेव्स के बीच में होता है। एक वेव्स होगा उसकी इंटेंसिटी कुछ होगी I1, दूसरा वेव्स होगा उसकी इंटेंसिटी होगी I2, एम्पलीट्यूड होगा, सब कुछ है ना। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है कि दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो, उनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, और जब दोनों वेव्स लगभग एक ही दिशा में चलते हैं, क्यों? एक इधर और एक दूसरी तरफ पीछे चलेगा, तब तो आपस में नहीं न मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों लगभग एक दिशा में चलना चाहिए। तो जब आपस में मिलते हैं, अर्थात जब सुपरपोजिशन होता है, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, यानी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पेस में या पर्दे पर, वो कहीं मैक्सिमम और कहीं मिनिमम हो जाता है, राइट। तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है सुपरपोजिशन के कारण, उसी को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस।
तो मैंने लिखा है ना डिफिनीशन, द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ वेव्स ड्यू टू सुपरपोजिशन इज कॉल्ड इंटरफियरेंस, राइट। अब अगली लाइन में क्या लिखा, एट सम पॉइंट्स द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एंड द इंटरफियरेंस एट दिस पॉइंट आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव, या सिंपली लिख दो इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव। और जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगा उसी बिंदु पे तो मिनिमम होगा नहीं, तो मैंने क्या लिखा, एट सम अदर पॉइंट्स द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मिनिमम, या फिर जीरो भी हो सकता है, एंड द इंटरफियरेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव। अब बताओ, दो लाइट वेव इंटरफेयर करते हैं तो क्या दिखेगा हमें, ब्राइट और डार्क बैंड दिखेगा, ठीक है। और इन्हीं बैंड्स को हम लोग फिजिक्स की भाषा में फ्रिंजेस कहते हैं, ठीक, जो अभी आगे पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। अब अगली चीज क्या किया जाए, एनालिसिस ऑफ इंटरफियरेंस, मतलब उसको थोड़ा मैथमेटिकली समझा जाए तो बेहतर होगा, ठीक। तो कैसे समझा जाए एनालिसिस, तो मैंने कहा मान लीजिए दो वेव्स हैं, तो उन दोनों वेव्स का इक्वेशन मैंने क्या लिखा, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ये पहला वेव्स हो गया, और y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, राइट। लेकिन आप कहेंगे सर ये वेव्स का इक्वेशन तो होता नहीं है, तो मैंने बगल में लिखा है वेव्स का इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx होता है। लेकिन जैसे हम फर्स्ट ईयर में लिसाजस फिगर पढ़ते थे ना, कि किसी बिंदु पर एक से ज्यादा वेव्स पहुंचेंगे तो फिर रिजल्टेंट वेव्स बनेगा ना, तो बेसिकली मुझे डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख के बात को आगे बढ़ा लिया, ठीक है। तो बताइए दो वेव्स का इक्वेशन क्या मान लीजिए, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब बताइए दोनों y इज इक्वल टू है ना, यानी वेव्स दोनों किस दिशा में चल रहा है, प्लस x की दिशा में चल रहा है। एक का एम्पलीट्यूड a1, दूसरे का एम्पलीट्यूड a2, राइट। लेकिन जरा दोनों की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई n कहिए चाहे 2 पाई म्यू कहिए, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, राइट। अच्छा ये बताइए कि आप सभी ये भी जानते हैं भाई वेव्स के पास तो एनर्जी होता है, वेव्स का तो काम ही होता है एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो हम लोग पहले से जानते थे कि किसी भी वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। इसलिए मैंने ये सोचा कि चलो पहले वेव्स की फ्रीक्वेंसी मान लिया जाए a1 स्क्वायर, i1 बराबर a1 स्क्वायर, और दूसरे वेव्स की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी i2 बराबर a2 स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर वो कांस्टेंट, तो मैंने कहा चलिए उसको 1 ले लिया, ठीक, ओके। अब जरा दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस निकालो, तो मैंने क्या सिखाया था, वेव का फेज कहाँ लिखा होता है, साइन के आगे जो एंगल होता है। तो बताओ पहले वेव्स का इक्वेशन क्या है, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, तो साइन के आगे क्या लिखा है, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी फेज हो गया। और दूसरे वाले में क्या लिखा है, ओमेगा टी प्लस 5, तो फेज क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा दोनों का अंतर निकालो, तो ओमेगा टी कट गया, और दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कितना आया, 5 आया ना, उसमें टी तो आया नहीं। तो इसका मतलब ये है कि फेज डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अर्थात समय के साथ नहीं बदलेगा। तो आप मुझे बताइए कि जो दोनों वेव्स मैंने लिया, क्या दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, हाँ सर है। दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, हाँ सर है। दोनों वेव्स एक ही दिशा में चल रहा है, हाँ है। तो जब दोनों वेव्स आपस में मिलेंगे तो इंटरफियरेंस होगा, तो सही बात है होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है और फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक। तो जो रिजल्टेंट वेव्स बनेगा, हम लोग एक काम करते हैं कि पहले वेव्स का एम्पलीट्यूड a1 अकेले मालूम था, तो इंटेंसिटी पता हो गया, i1 इज इक्वल टू a1 स्क्वायर। दूसरे वेव्स का एम्पलीट्यूड a2, तो दूसरे वेव्स का भी इंटेंसिटी मालूम हो गया, i2 इज इक्वल टू a2 स्क्वायर। अब इन दोनों वेव्स को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार मिला के हम लोग रिजल्टेंट वेव्स का इक्वेशन निकालते हैं, और उसका जो एम्पलीट्यूड आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकल जाएगा। फिर देखेंगे कि क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी i1 प्लस i2 आता है, या उससे अधिक आता है, या उससे कम आता है, वो कैसे बदलता है ये समझेंगे, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा मैंने, देन यूजिंग
principle of superposition, the resultant wave is given by